नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एसएमसी के पार्ट 1 में हमने साधारण सभा के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने कार्यकारिणी समिति के आकार के बारे में चर्चा पार्ट 1 में कर ली थी। अब पार्ट 2 में चलते हैं। कार्यकारिणी के गठन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्यकारिणी समिति का गठन है वो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के नहीं होने पर विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक प्रबोधक समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। यानी जो कार्यकारिणी समिति है उसके सचिव हमेशा प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल या जो भी सीनियर मोस्ट टीचर है वो होंगे। गवर्नमेंट बॉडी का ही आदमी चाहिए। समिति की साधारण सभा अपने माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से 11 प्रतिनिधियों का चुनाव कार्यकारिणी समिति के लिए किया जाएगा। यानी साधारण सभा में से 11 व्यक्ति कार्यकारिणी में शामिल होंगे। इन 11 सदस्यों में कम से कम 6 महिलाएं होना आवश्यक है। एक महिला अनुसूचित जाति और एक सीट अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि की आवश्यक रूप से होनी चाहिए। SC/ST के आदमी को भी शामिल करके रखना है। ग्राम पंचायत नगर पालिका परिषद के जिस वार्ड में विद्यालय है उस वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच या पार्षद भी पदेन सदस्य होंगे, ये निश्चित है। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक प्रबोधक यदि उपलब्ध हो, अन्यथा पुरुष अध्यापक या एक टीचर या महिला अध्यापक को भी हमारे को इस कार्यकारिणी समिति के अंदर शामिल करना है। समिति में माता पिता के नहीं होने पर संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत एक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक भी सदस्य समिति का सदस्य होगा। यानी एक डेकोरेटेड टीचर या स्थानीय विद्यालय का कोई शिक्षा शास्त्री हो सकता है अथवा विद्यालय का बालक भी इस कार्यकारिणी समिति का सदस्य होगा। समिति में महिला सदस्यों की संख्या 8 होना आवश्यक है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, महिलाएं 8 होना आवश्यक है। अगर नहीं है पॉसिबल तो अलग चीज़ है, लेकिन 8 होना जरूरी है। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव। कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु साधारण सभा द्वारा निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। अध्यक्ष कौन बनेगा? जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो पेरेंट्स में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, वो साधारण सभा की जिम्मेदारी है। यह निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति के साधारण सभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं साधारण सभा के भी वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक के नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक या प्रबोधक समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। बार बार ये बताया जा रहा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा तब तक रहेगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य है। यानी वो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं या 2 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा। अगर बीच में कोई आपत्ति होती है तो दोबारा चुनाव होंगे और दोबारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि अगर बीच में कोई ऐसा प्रकरण होता है तो स्वाभाविक सी बात है मतदान के द्वारा ही चुना जाएगा। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष के कार्य। विद्यालय प्रबंध समिति के साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। बराबर मत आने पर निर्णायक मत अध्यक्ष देंगे। बैठकें बुलाना, उनका संचालन करना अध्यक्ष की का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समिति का प्रतिनिधित्व करना भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। आय व्यय पर नियंत्रण रखना, कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करवाना भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। समिति द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना अध्यक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उपाध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य संपादित करना उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उपनियम के 14(1) के अंदर इसका उल्लेख भी है। कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित अन्य समस्त कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा
किए जाएंगे। सदस्य सचिव के कार्य, सदस्य सचिव यानी जो गवर्नमेंट बॉडी के प्रिंसिपल साहब हो सकते हैं, एचएम हो सकते हैं या वरिष्ठतम अध्यापक हो सकता है। बैठक के कार्य बिंदु, एजेंडा तैयार करना या बैठक का रूपरेखा बनाना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, बैठक बुलाने से पहले बैठक की सूचना जारी की जाएगी सदस्य सचिव के द्वारा। बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, साधारण सभा को अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाना यानी साधारण सभा को बैठक की जानकारी उपलब्ध करवाना, समिति के वित्त संबंधित आंकड़े तैयार करना, समिति के फाइनेंस के जो स्टैटिक्स है वो बनाना भी ये हमारे सदस्य सचिव की जिम्मेदारी है। अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, उसके विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड, संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक व अन्य उत्तरदायित्व जो भी आवश्यक हो निर्वहन करना, उन सभी मुद्दों की रिपोर्ट तैयार करना जो कि उनकी जानकारी में है तथा जिन्हें समिति की साधारण सभा या कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाना है, उनको तैयार करके रखेंगे। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकारिणी के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा उस समय तक रहेगा जिस समय तक समिति के निर्वाचित मनोनीत सदस्य रहेंगे, उपरोक्त दोनों में से जो भी पहले ख़त्म होता है। कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य और कार्य, कार्यकारिणी समिति के कार्य परिशिष्ट ए के अनुसार रहेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक की हम बात करते हैं, परिशिष्ट ए के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठकें, कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी, ये निश्चित है। अमावस्या के दिन अवकाश होने पर बैठक अगले दिन आवश्यक आयोजित की जा सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उससे अगले दिन बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक विद्यालय परिसर, चौपाल अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जा सकती है। सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का समय व स्थान निर्धारित करेगा, यानी सदस्य सचिव और अध्यक्ष ही बैठक का समय और स्थान निश्चित करेंगे। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व और आपातकालीन स्थिति में 2 दिन पूर्व लिखित सूचना में बैठक में विचारणीय रखे जाने वाले बिंदुओं की सूची के साथ सभी सदस्यों को भेजेगा। अध्यक्ष की अनुमति से एजेंडे से अतिरिक्त बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकती है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने एजेंडा बनाया उन्हीं पर चर्चा होगी। बैठक जब चल रही है तो उस समय तात्कालिक मुद्दे भी उठ सकते हैं। समिति की आवश्यकता, बैठक कम से कम 2 दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। आवश्यकता अगर है तो 2 दिन की नोटिस के ऊपर भी बैठक बुलाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को किसी भी एक समय समिति की बैठक बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसकी अनुपालना अध्यक्ष सदस्य सचिव द्वारा 1 सप्ताह में करना अनिवार्य है। अगर डीओ साहब भी आना चाहें तो वो भी 1 हफ्ते के नोटिस के ऊपर बैठक को बुलाया जा सकता है। समिति की बैठक में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, अगर नहीं हो पाते तो बहुमत के द्वारा लिए जाएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए हमारे सीबीओ साहब जिम्मेदार हैं, वो आएंगे और इनके बीच में हो रही समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी बात करते हैं कोरम। कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इसी को कोरम की श्रेणी में रखा जाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यविधि, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित नहीं हैं तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में समिति का कोई भी अन्य माता पिता या संरक्षक सदस्य अध्यक्षता हेतु चुना जावे, जिसे ऐसा करने के लिए बाकी उपस्थित सदस्य चुनेंगे। एजेंडा मुद्दों पर निर्णय लेने की विधि, समिति के सम्मुख रखे जाने वाले सभी मुद्दे और एजेंडों पर सर्वसम्मति से अगर निर्णय होता तो ठीक है, वरना बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वोटिंग की विधि, सभी सदस्यों को वोट करने का समान अधिकार प्राप्त है। वोटिंग हाथ खड़ा करके की जाएगी, परंतु समिति किसी अन्य विधि से भी चुनाव या वोटिंग करवा सकती है। अगर वो गुप्त मतदान प्रक्रिया को अपनाना चाहे तो वो भी अपना सकती है। बराबर मत आने पर अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे। निर्णयों का संधारण, समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का संधारण सदस्य सचिव द्वारा रजिस्टर में किया जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड होगा। समिति की कार्यकारिणी की बैठक में पढ़कर सुनाया जाकर सदस्यों के हस्ताक्षर भी रजिस्टर में लिए जाएंगे। साधारण सभा के सभी सदस्यों को सभी निर्णयों का अवलोकन करने हेतु रिकॉर्ड विद्यालय में उपलब्ध रहेगा। कभी भी आके साधारण सभा के सदस्य यानी पेरेंट्स आके कभी भी देख सकते हैं।
सदस्यता की समाप्ति। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष अथवा संबंधित सदस्यों के कार्यकारिणी समिति या सदस्य रहने तक, या अगर वो पहले छोड़ देते हैं तो जो भी पहले है। निम्न कारणों के आधार पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके ऊपर हमने ऊपर भी चर्चा की है। यदि सदस्य समिति की 3 कार्मिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है, समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, किसी भी कारणवश सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहे, यानी हायर एजुकेशन के लिए चले जाए, 12th पास करके चला जाए, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। रिक्त पदों को भरने की जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से होगी? यदि किसी सदस्य का कार्यकाल उसके द्वारा धारित पद रिक्त होने के कारण समाप्त हो जाए तो रिक्त होने वाले पद को समिति द्वारा उपनियम की पालना करते हुए भरा जाएगा। सदस्य समापन के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचित मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल जितना ही होना चाहिए। निर्वाचित मनोनयन उस वर्ग से ही किया जाना चाहिए जिस वर्ग के सदस्य का पद रिक्त हुआ है, यानी निर्वाचित भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। समिति का कोष। समिति द्वारा विकास कोष व परिचालन कोष अलग अलग निम्न प्रकार से संचालित किए जाएंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं विकास कोष की। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत राशि जो प्राप्त होगी वो विकास कोष में। अभिभावक नागरिकों से विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान सहायता विकास कोष में। अन्य पूंजीगत प्रकृति की आय विकास कोष में होगी। सक्षम सरकार, स्थानीय प्राधिकारी संस्था, निकाय अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त सहायता अनुदान भी विकास कोष में ही आएगा। यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुमानित मूल्य का हिसाब भी लेखा में रखा जाएगा। अगर सामान मिलता है तो उसको भी रिकॉर्डेड करना है। अब ये बात करते हैं परिचालन कोष की। चंदा इसमें आ सकता है, अन्य पूंजीगत प्राप्तियां हो सकती हैं और डोनेशन हो सकते हैं। दोनों कोष की संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में समिति के नाम से खोले गए खाते में रखी जाएगी। लेखा जोखा एक ही रोकड़ वही के माध्यम से संधारित किया जाएगा। अध्यक्ष एवं सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव है, उसके बगैर बैंक से लेन देन संभव नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में प्रत्येक खर्चे एवं आय के बारे में विचार विमर्श किया जाकर आय व्यय का अनुमोदन भी किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। लाभ पर प्रतिबंध। विद्यालय की किसी भी संपत्ति आय को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से न तो भुगतान किया जाएगा, न ही दिया जाएगा अथवा स्थानांतरित किया जाएगा। लाभ के ऊपर प्रतिबंध। ये लाभकारी संस्था नहीं है, ये विद्यालय के विकास के लिए संस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ लाभ के मुद्दों पर चर्चा। कार्यालय, पत्र व्यवहार एवं संविदा। विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य सचिव विद्यालय की ओर से समस्त कार्य और निर्वाह के लिए समिति से पूर्व में अनुमोदन लेकर लिखित इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा। समिति के समस्त कार्यालयी पत्र व्यवहार पर सदस्य सचिव हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होंगे, यानी जो प्रिंसिपल और एचएम। समिति की गठन संबंधी दिशा निर्देशों में परिवर्तन। समिति के गठन में आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार के नियमानुसार राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है। अभी लास्ट 2 पॉइंट हैं। समिति का विघटन। यदि समिति का विघटन आवश्यक हुआ तो समिति की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्यों वाली समिति को स्थानांतरित कर दी जाएगी। यानी अगर समिति को खारिज किया जाता है तो उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी किसी एसएमसी को दे दी जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय की चल अचल संपत्ति को बेचने, रखने अन्यथा खुर्द-बुर्द करने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर एसएमसी का विद्यालय की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ विकास कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षण। एसएमसी संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षण कर सकती है। दूसरा, इनका ऑडिट भी करवाना होता है और ऑडिट जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको हमारे को रेक्टिफाई भी करना का होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।